सो गाइस देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, इन सब का डायग्राम और इसके पूरे क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उस सबको हम देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों का हर एग्जाम में पूछे जाने वाला 2 नंबर का चैप्टर कवर करवा देता हूँ। जल्दी से हम इसको देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं गाइज, 100% क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हम इसको यहाँ पर थोड़ा पास रखने वाले हैं बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अदरवाइज हमें शॉर्ट एंड स्वीट ही पढ़ना है। सबसे पहले पूछा गया है वोल्टेज की इकाई क्या है, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया, वोल्टेज की जो इकाई है वो होती है वोल्ट गाइज। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि विभवांतर की इकाई क्या होती है, तो वो भी क्या होती है, विभवांतर की इकाई भी क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। इसके साथ ही आप लोगों से अगर पूछा जाता है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो वो भी क्या होती है गाइस, वोल्ट होती हैं। ये तीनों रट लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पेयर होती है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, जिसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं बिल्कुल आपको कंफर्म कह रहा हूँ। कल की शिफ्टों में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये भी क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं थे। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पेयर होती है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है गाइस, जिसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। आप लोगों को पता होगा, ओम का सिंबल इस प्रकार से बना देते हैं किसी के भी। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। P बराबर W/T, आप लोगों को पता होगा। शक्ति इकाई क्या होती है, वाट होती है। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ज में मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ज में मापा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी इकाई क्या होती है, हर्ज होती है गाइस। आज मैं रटवा दूंगा आप लोगों को ये मात्रक, ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो आप इनको भूले ना। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्या होता है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम या प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, घनत्व का मात्रक अगर इसको ऊपर लेकर जाएं, वो ऐसे भी इसको दे सकता है कि घनत्व का मात्रक इनमें से कौन सा है। अगर हम इसको ऊपर इंटू में लेकर जाते हैं तो मीटर के बाद यहाँ पर माइनस लग के क्यूब लग जाता है। ये आपको याद होगा, इसको जब सीधी फॉर्म में लाएंगे, ऊपर लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर माइनस लग जाता है। ठीक है, बल की इकाई क्या होती है, बल की इकाई बहुत ही इजी है, आप लोगों को पता होगा। बल की इकाई जो होती है न्यूटन होती है, जिसे एन से हम डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉर्क की इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और टॉर्क का मात्रक बहुत कम बच्चे याद रख पाते हैं। तो टॉर्क की इकाई क्या होती है, न्यूटन न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है टॉर्क की इकाई, न्यूटन मीटर होती है, याद रखिएगा। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है। ऊर्जा को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आगे पूछा जाएगा धारिता का मात्रक क्या होता है, तो ये भी गुलाम होता है। विद्युत आवेश और विद्युत आवेश का मात्रक गुलाम, धारिता का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है। इसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि एम्पियर मैंने अभी ऊपर बताया था, एक और भी मात्रक होता है, वो किसका मात्रक होता है, आप लोगों को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा छात्र कंफ्यूज होते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स MF का मात्रक क्या होता है, तो इसको बता देते हैं गाइस, टेस्ला। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक एरिया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो इसको बता देते हैं वेबर। जबकि ये हो गया हमारा गलत। तो याद रखिएगा, अब याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए, इसमें ऑप्शन में, इसमें क्वेश्चन नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो अब याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। आएगा ही आएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है अन्योन प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो याद है कि हेनरी होता है। अन्योन प्रेरण का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्व प्रेरण की इकाई क्या है, तो ये भी हेनरी है। अन्योन प्रेरण की इकाई क्या है, तो वो भी हेनरी है। स्व प्रेरण की इकाई क्या है, हेनरी है। अगला पूछा जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, जो इस प्रकार से रो बनाया जाता है, उसका मात्रक होता है तो ओम मीटर कहें, या हम कहें इसको ओम मीटर। ठीक है, यहाँ पर बीच में बट्टे नहीं है गाइस, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि चालकता की इकाई क्या है। ये भी 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चालकता की इकाई क्या है गाइस, तो सीमेन होती है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। इसके अलावा और मात्रक आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और साइंस से तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इमली में कौन सा एसिड होता है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ये साइंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफार्मर से आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि हर शिफ्ट में ट्रांसफार्मर से 5 से 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं गाइस। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, ट्रांसफार्मर की संरचना होती है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है एसीमेंस। प्राथमिक कुंडली यहाँ होती है, द्वितीय कुंडली यहाँ पर होती है। इसमें द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे हैं और प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं, द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे हैं, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये हो जाता है गाइस। चलो इसको ढंग से समझ लेते हैं, स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए डायग्राम को मैंने छोटा कर लिया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं, ये बीच में क्या लगी हुई है, क्रोड लगी हुई है, जिससे कल क्वेश्चन आया था। प्राथमिक कुंडली है जिसमें कम फेरे हैं, द्वितीय कुंडली है जिसमें ज्यादा फेरे हैं, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। स्टेप डाउन की अगर हम बात करें तो प्राथमिक कुंडली में ही ज्यादा फेरे होंगे, द्वितीय कुंडली में कम फेरे होंगे, तो ये क्या हो जाता है, अपचायी ट्रांसफार्मर हो जाता है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका हो जाता है गाइस। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। ट्रांसफार्मर की एक क्लास मैंने पहले ही करवा दी है, उसके क्वेश्चंस भी इसमें करवाने वाला हूँ, ताकि कंबाइंड एक पूरी क्लास ट्रांसफार्मर की आपकी हो जाएगी गाइस। तो देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए दिया है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी दिया है पावर और ऑप्शन डी दिया है वोल्टेज। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर पावर को परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है, पावर को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा जल्दी ये क्वेश्चन देखने होंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी गाइस। परिणाम मित्र की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। ट्रांसफार्मर परिणाम मित्र की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, कल भी क्वेश्चन आया था, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर ऑप्शन ए हमें दिया है वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है वाट और ऑप्शन डी दिया है ओम मीटर। तो याद रखिएगा परिणाम मित्र या ट्रांसफार्मर की क्षमता जो मापी जाती है वो वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में क्या लाई जाती है। बिजली घर जो होता है पावर हाउस होता है, वहां से सप्लाई करने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। मैं ऑप्शन नहीं बोलने वाला हूँ, सीधा आंसर बोलूंगा, क्योंकि वीडियो अभी और भी क्वेश्चन काफी सारे इसमें क्वेश्चन लेने हैं। किसी परिणाम मित्र पर भारहीन परीक्षण क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी भी ट्रांसफार्मर पर भारहीन परीक्षण जो किया जाता है, यहाँ पर लिखा है वेट लॉस परीक्षण या भारहीन परीक्षण जो किया जाता है वो क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, खाली स्थान दिया हुआ है। तो याद रखिएगा किसी भी परिणाम मित्र पर भारहीन परीक्षण चुंबकीय धारा एवं आभार हानियां व्यक्त करने के लिए या प्राप्त करने के लिए किया जाता है गाइस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक में वह उभयनिष्ठ कोर हो। ऑप्शन ए क्या है हमारा, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक में वह उभयनिष्ठ कोर हो। ऑप्शन बी दिया है जिसमें कोई लॉस तथा चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। ऑप्शन सी दिया है जिसका कोर स्टील का हो तथा वाइंडिंग शुद्ध कॉपर की हो। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक आदर्श ट्रांसफार्मर वही है जिसमें कोई लॉस और चुंबकीय लीकेज नहीं हो, वो एक आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वेल्डिंग सेट में ट्रांसफार्मर कौन सा प्रयुक्त होता है। जो हमारी वेल्डिंग मशीन होती है, वेल्डिंग सेट में ट्रांसफार्मर कौन सा हमारा प्रयुक्त होता है गाइस। यहाँ पर दिया है अपचायक, उच्चायक, नियत धारा या बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो याद रखिएगा अपचायक ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक वेल्डिंग सेट में प्रयोग होता है गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सदैव बंद रखी जाती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाएगा ही जाएगा, किसी भी शिफ्ट में आया चाहे।
क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सदैव बंद रहती है। ऑप्शन ए दिया है धारा ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी विभव, ऑप्शन सी दिया है धारा ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी विभव, ऑप्शन सी दिया है पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो याद रखिएगा धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग सदैव क्या होती है, बंद रहती है गाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराए थे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिले हैं काफी ज्यादा। इस वीडियो से ये 20 जो क्वेश्चन है इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो इनको एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा था वो वापस से यहाँ पर देख सके हमारी वीडियो को। ठीक है, तो ताकि उनको ये क्वेश्चन समझ में आ सके कि क्या है, हम उस वीडियो पर नहीं वेस्ट करके मैं यहीं पर वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिए अन्योन्य प्रेरण पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है, अन्योन्य प्रेरण पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वो वाइंडिंग क्या कहलाती है। तो इनपुट स्रोत को संयोजित करते हैं वो वाइंडिंग प्राथमिक वाइंडिंग हमारी कहलाती है गाइस। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक वाइंडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, डिस्क धारा यानी कि डीसी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही कार्य करता है गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होती है, 70 से 78, 50%, 50 से 80% या 90 से 98%। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो 90 से 98% होती है। यहाँ पर 70 से 80% वाले बच्चों ने, कई ज्यादा बच्चों ने कम्युनिटी टेस्ट में आंसर दिया था जो कि गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि आया था एग्जाम में, ट्रांसफार्मर की क्रोड किससे बनी होती है, लोहे की, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन स्टील की या चुंबक की। अगर वहां पर स्टेनलेस स्टील सिर्फ ऑप्शन में था कल, तो वो भी राइट आंसर है, और अगर दिया जाता है सिलिकॉन स्टील की तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा कल छप गया था गाइस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटा करके कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है तो वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा गाइस इनपुट वोल्टेज को घटाकर और कम आउटपुट वोल्टेज देता है तो वो अपचायक ट्रांसफार्मर हमारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, ब्रीदर है, ठीक है, कंजर्वेटर है, आर्मेचर और क्रोड। आर्मेचर नहीं है क्योंकि आर्मेचर किसका भाग है, आप लोगों को पता होगा, आर्मेचर हमारा मोटर का भाग होता है गाइस। बाकी ब्रीदर, कंजर्वेटर और क्रोड जो है ट्रांसफार्मर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो सूत्र होता है वो होता है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। मैं आपको सीधा आंसर ही बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ। आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 जो होता है वो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र होता है। ये भी पूछा जा सकता है, या ट्रांसफार्मर की दक्षता वहां पर निकालने को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने के लिए क्या करते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने के लिए लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, ऑटो, स्टार, प्राइमरी या डेल्टा। तो याद रखिएगा ऑटो प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत, सॉरी डेल्टा प्रकार के संयोजन में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर इसका होगा, ऑटो नहीं होगा। शुरू से ही ऑटो ऑटो कर रहा हूँ तो ऑटो ही राइट लगा दिया। डेल्टा प्रकार के में न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है गाइस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिलिका जेल कहाँ पर भरा होता है। ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया था। तो सिलिका जेल क्यों भरा जाता है, कहाँ पर भरा होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सिलिका जेल जो भरा होता है वो ब्रीदर में भरा होता है गाइस, एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रेटिंग। ये क्वेश्चन कल आया था, ठीक है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर इन दोनों के तो इतने क्वेश्चन आए कल। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें मापी जाती है। तो याद रखिएगा किलो वोल्ट एम्पेयर में ट्रांसफार्मर की रेटिंग मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, किलो वोल्ट एम्पेयर में ट्रांसफार्मर की रेटिंग मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन है। ट्रांसफार्मर कहीं ज्यादा थोड़ी है, घूमता थोड़ी है, हिलता थोड़ी इधर उधर, तो ये एक स्टैटिक मशीन है। अगला क्वेश्चन है क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है या ये सभी। तो याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा घट जाती है गाइस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें बहुत ज़्यादा लपेटे हैं और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें कम लपेटे हैं, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा हो जाता है गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है, तो याद रखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19वां कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा हुआ होता है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो सिलिका जेल किस में भरी होती है, ब्रीदर में, ये कल आया था। और कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है, तो याद रखिए तेल भरा होता है कंजर्वेटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कल सिलिका जेल से क्वेश्चन आया था गाइस कि सिलिका जेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिलिका जेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, आर्द्रता को सोखने के लिए, नमी को सोखने के लिए गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ जो रहेगी आईटीआई पास और छात्रों के लिए बहुत खास। गाइस बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, अगर आपका डीआरडीओ का एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक, ये वीडियो देख के जरूर जाना। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो गाइस। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।